दोस्तों नमस्कार। वाराणसी उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा क्षेत्रों में से एक है, जिसमें 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। वाराणसी में 1 जून को 7वें चरण के लिए मतदान होगा। पिछले 2 चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की है। वाराणसी को मोदी और भाजपा का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के अजय राय और बहुजन समाज पार्टी के अथर जमाल लारी ने उनके खिलाफ नामांकन दाखिल किया है और चल रहे 2024 लोकसभा चुनावों के लिए ये सीट खास ध्यान का केंद्र बनी हुई है। नरेंद्र मोदी ने 17वीं लोकसभा में वाराणसी से दोबारा चुनाव लड़ा और 2019 लोकसभा चुनावों में 4,79,505 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। उन्होंने कुल 6,74,664 वोट प्राप्त किए, जो 63.60% वोट शेयर था। समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव ने 1,95,159 वोट प्राप्त किए थे, जो कुल वोटों का 18.40% था, जबकि कांग्रेस के अजय राय ने 1,52,548 वोट प्राप्त किए थे, जो 14.38% वोट थे। इसी तरह 2014 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार वाराणसी सीट से भाजपा के टिकट पर जीत हासिल की थी, जिसमें उन्होंने कुल वोटों का 56% से अधिक मत प्राप्त किया था, जबकि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने 20% से अधिक और कांग्रेस के अजय राय ने 7% से अधिक वोट प्राप्त किए थे। वाराणसी की लोकसभा सीट का एक विविध इतिहास है, जिसमें 1991 से भाजपा का दबदबा रहा है, सिवाय 2004 में कांग्रेस के एक कार्यकाल के अलावा। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार जीत हासिल की और तब से ये सीट बड़े अंतर से जीते जा रहे हैं। हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल और अनुष्ठान केंद्र वाराणसी, जिसे काशी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है, गंगा नदी के किनारे उत्तर भारत का एक जीवंत शहर है। अपनी मजबूत हिंदू पहचान के बावजूद मुस्लिम कारीगरी इसके धार्मिक स्थलों में एक अनूठी परत जोड़ती है, जिससे ये परंपराओं का एक आकर्षक मिश्रण और धार्मिक पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बन जाता है। लगभग 18,54,540 मतदाताओं के साथ वाराणसी लोकतांत्रिक भागीदारी और राजनीतिक जुड़ाव का प्रतीक बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से तीसरी बार सांसद बनने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के नामांकन दाखिल करने के मौके पर 12 मुख्यमंत्री, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे, उपस्थित थे। पूर्व आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और एलजेपी रामविलास नेता चिराग पासवान भी इस अवसर पर उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश के आखिरी चरण में आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, भदोई, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में मतदान होगा। अंतिम चरण के आजमगढ़, मऊ और जौनपुर जिले समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे हैं, जबकि बाकी जिले भाजपा और उसकी सहयोगी अपना दल एस के गढ़ रहे हैं। वहीं दोस्तों, अब विपक्ष की बात करें तो राजनीतिक चुनौती भले ही प्रतीकात्मक हो, वाराणसी में मतदान का परीक्षण करेगी कि कैसे इंडिया गठबंधन की एकजुटता होती है। कांग्रेस के अजय राय, जो वाराणसी के पूर्व 5 बार के विधायक हैं, मौजूदा में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तीसरी बार वाराणसी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मैदान में उतर रहे हैं। अजय राय ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में मोदी को चुनौती दी थी, लेकिन दोनों बार हार गए थे। पूर्वांचल के इस नेता ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भाजपा के छात्र विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से की थी। उन्होंने 1996, 2002 और 2007 में उत्तर प्रदेश की पिंडरा विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर विधायक के रूप में चुनाव जीता है। 2009 में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा के मुरली मनोहर जोशी से हार गए। 2012 में उन्होंने कांग्रेस में शामिल होकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में पिंडरा से जीत हासिल की और भाजपा के उम्मीदवार को हराया। हालांकि अजय राय 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में पिंडरा से ही चुनाव हार गए। हाल में ही टेलीग्राफ को दिए एक इंटरव्यू में अजय राय ने कहा कि भाजपा ने पिछले 10 सालों में ये अपने किसी काम की बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि देश और उत्तर प्रदेश के मुद्दे समान हैं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार हमारी चिंता है। यहाँ आवारा पशुओं की बड़ी समस्या है, क्योंकि वे फसल को नष्ट कर देते हैं। अजय राय ने कहा कि बीजेपी ने उन बड़ी कंपनियों से दान लिया है जो बीफ, जिसमें गाय का मांस भी शामिल है, की सप्लाई करती है। वे ऐसी उद्योगों से पैसा ले रहे और उत्तर प्रदेश में गाय के मांस से पैसा कमा रहे। वे पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं।
अजय राय ने बीजेपी पर आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद पिछले 10 वर्षों में बनारस की बुनियादी समस्याएं वैसी ही बनी हुई है। जो भी विकास कार्य हुए हैं उनका लाभ केवल गुजराती लाभी को मिलता है। गुजरात प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य है। अजय राय ने आरोप लगाया कि वाराणसी में जो भी स्थायी नौकरियां स्वीकृत की गई थी उसमें केवल गुजरात के लोगों को नियुक्त किया गया है। इससे आम जनता में यह धारणा बनी है कि उन्हें अपने ही घर में रोजगार से वंचित किया जा रहा। वहीं जब 1 नवंबर 2023 की रात को आईआईटी बीएचयू में एक छात्रा के साथ बलात्कार की घटना हुई थी, घटना के बाद सैकड़ों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने परिसर में प्रदर्शन किया और बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, जिसमें 3 आरोपी कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल जो गिरफ्तार हुए भाजपा से थे। अजय राय ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, भाजपा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा है, यही भाजपा का असली चेहरा है। 2018 में एक अन्य घटना में वाराणसी कैंट क्षेत्र में एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिर गया था, जिसमें 18 लोग मारे गए थे और कई लोग मलबे के नीचे फंस गए थे। कहा गया था कि पुल के कई स्तंभों के अनुचित निर्माण के कारण पुल गिर गया। तब प्रधानमंत्री मोदी और बनारस के सांसद दिल्ली भाजपा कार्यालय में कर्नाटक चुनाव के नतीजे में भाजपा को सबसे ज़्यादा सीट मिलने पर खुशी मनाने पहुंचे थे। तब उन्होंने उस मंच से इस घटना का जिक्र किया। वही अजय राय ने ज़मीनी स्तर पर पहुंचकर लोगों की मदद करी और लोगों का दुख दर्द जाना था। प्रधानमंत्री मोदी ने जब वाराणसी को अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुना तब यह उनकी पार्टी के राजनीतिक और धार्मिक महत्वाकांक्षाओं को मिलाने के लिए एक आदर्श स्थान था। विकास और भ्रष्टाचार विरोधी वादे पर सत्ता में आए मोदी की भारतीय जनता पार्टी पर अब भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलने का आरोप लगाया जा रहा, जो संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्षता से बंधा है। तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रहे प्रधानमंत्री मोदी लगभग 17 लाख लोगों के इस विविध शहर में अपनी सीट का बचाव कर रहे हैं। हालांकि इन सबसे अलग प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री द्वारा कई सारे विकास कार्य भी हुए हैं और पिछले 10 सालों में मोदी की काशी में बदलाव की एक तस्वीर भी साफ झलकती है। विपक्षी नेता प्रधानमंत्री मोदी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उनके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनौती देने की रणनीति बना रहे। ये रणनीति मोदी के खिलाफ एकजुट मोर्चा पेश करने का लक्ष्य रखती है। विचार ये है कि मोदी को एक मजबूत चुनौती दी जाए और एक ऐसा नैरेटिव बनाया जाए जो मतदाताओं को अपने पक्ष में कर सके। हालांकि मोदी को उनके गढ़ में चुनौती देना एक कठिन कार्य है, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 चुनावों में एक मजबूत जनादेश हासिल किया है। भाजपा मोदी के वाराणसी से व्यक्तिगत संबंध और यहां उनके नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों को उजागर कर विपक्ष के नैरेटिव का मुकाबला कर रही। विपक्ष की रणनीति में न केवल एक मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारना शामिल है, बल्कि समर्थन जुटाने और अपने अभियान के इर्द गिर्द चर्चा बनाने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स विचारों पर ध्यान केंद्रित करना और संयुक्त रैलियां और जनसभाएं आयोजित करना भी शामिल हैं। इंडिया गठबंधन उम्मीदवार अजय राय के समर्थन में प्रियंका गांधी वाड्रा और डिम्पल यादव के नेतृत्व में संयुक्त रोड शो 25 मई 2024 को हुआ। रोड शो न केवल राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन था, बल्कि विपक्षी दलों के बीच एकजुटता का भी प्रदर्शन था। वहीं ठीक इसी प्रकार राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी अजय राय के लिए सभा करी और ताकत दिखाने की कोशिश की। अब देखना बाकी है कि इसका चुनाव में क्या परिणाम निकलकर सामने आता है, मगर पिछले 2 चुनाव की तरह ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला। अजय राय का बनारसी बनाम बाहरी का नारा और उनका जमीन से जुड़े हुए होना उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक मजबूत रूप से आगे कर रहा। अब देखना ये होगा कि काशी की जनता अब की बार किसे अपना सांसद चुनेगी, जिस पर क्या है आपकी राय कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।